Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is direct and inverse proportion. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.1। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन। अप टू 4 आर ₹60 इज चार्ज, अप टू 8 आर ₹100 इज चार्ज, अप टू 12 आर ₹140 is charged, up to 24 are ₹180 is charged. Now you have to check whether these quantities are directly proportional or not. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के ऊपर कि नहीं है, वो आपने पता करना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें कौन सी होती थी? ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंड है कि अगर एक की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके ऊपर डिपेंड दूसरी चीज़ की भी क्वांटिटी बढ़ती है, और अगर एक की क्वांटिटी कम होती है तो उसके ऊपर डिपेंड दूसरी चीज़ की क्वांटिटी भी कम होती है। अगर एक चीज़ x नंबर ऑफ फोल्ड्स बढ़ती है तो उसके ऊपर डिपेंड दूसरी क्वांटिटी भी x टाइम या x नंबर ऑफ फोल्ड्स बढ़ती है। वैसे ही कम भी होती है, अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी भी कम होती है। इस तरीके से डिपेंड जो होती हैं चीज़ें उनको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ों की हमने एक ख़ास बात की थी कि उसके बीच में x/y की जो रेशो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है। वो कभी भी पूरे टेबल के बीच में चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते थे। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है यहाँ पर k को देखते हुए, तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू xn/yn। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ों के बीच में अननोन क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस फार्मूले का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये x1/y1 की रेशो इक्वल होती है x2/y2 की रेशो के बराबर, इक्वल होती है आगे जाके किसी भी xn/yn की वैल्यू के बराबर। ये हमेशा उस टेबल के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ों के लिए कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे कि ये चीज़ें जो हमको क्वांटिटीज़ ऊपर दे के रखी हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका टेबल बना लेंगे। तो टेबल किस तरीके से बनाया जाएगा, करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऊपर इन दोनों में से किसी को भी ले लो, टाइम को ले लो, और दूसरी साइड में हम चार्जेस को ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, टाइम है, कितने टाइम के लिए हम गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं जिसको हम आवर्स में माप रहे हैं, और दूसरी साइड कितने चार्जेस उसके लिए पे कर रहे हैं, चार्जेस, ठीक है, किसमें, रुपीज़ में। अगर हम टाइम को x मान रहे हैं तो चार्जेस क्या हैं, y है, ठीक है। जब हमारे पास टाइम 4 घंटे का था तो हम कितने पैसे दे रहे थे, 60 रुपये दे रहे थे। जब हम 8 घंटे के लिए गाड़ी को खड़ा कर रहे थे तो 100 रुपये अदा कर रहे थे, 100 रुपीज़ को पे कर रहे थे। जब हम 12 घंटे के लिए गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं पार्किंग एरिया के बीच में, तब हम 140 का चार्ज जो है वो पे करते हैं। जब 24 आवर के लिए गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं तो 180 रुपीज़ का चार्ज जो है वो हम दे रहे हैं। क्योंकि ये सारी क्वांटिटी x को डिनोट कर रही हैं, ये y को डिनोट कर रही हैं, तो इस हिसाब से इसको मैं x1 कह सकता हूँ, इसको x2 कह सकता हूँ, इसको x3 कह सकता हूँ, और इसको x4। वैसे ये y1, y2, y3 और ये
बाई 4। पूछा क्या गया है आपको कि यह क्वांटिटीज़ जो हैं जो टेबल के बीच में दी गई हैं क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्या देखा था, इस x ओवर y की जो रेशो है इस टेबल में कहीं पे भी चले जाओगे वो सेम रहती है। तो इसमें भी हम करके देखेंगे, अगर वो रेशो सेम आएगी तो हम कह लेंगे या हम मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करके देख लो। तो क्या करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मुताबिक क्या होता है, x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 इक्वल टू xn ओवर yn होता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। सबसे पहले हम x1 ओवर y1 की रेशो ले लेते हैं। तो x1 ओवर y1 करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x1 क्या है हमारे पास 4 और y1 क्या है 60, तो 4/60 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ में, 2 2 सा 4, 2 30 सा 60, अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 2 1 सा 2, 2 15 सा 30। क्या है इसकी वैल्यू हमारे पास 1/50। अब चलते हैं x2 ओवर y2 की तरफ। तो x क्या है, x2 क्या है हमारे पास 8 और y2 क्या है हमारे पास 100। फर्दर इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8, 52 100, अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 2 2 4 और 25 2 50। इसके लिए क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू 2/25। अरे भाई ये तो दूसरे स्टेप में हमको पता चल गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होना चाहिए था, ये जो रेशो आ रही है x1 ओवर y1 शुड बी इक्वल टू x2 ओवर y2, लेकिन यहाँ पर x1 ओवर y1 1/15 आ रही है और x2 ओवर y2 2/25 आ रही है। तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलो आगे थोड़ा सा और करके देख लेते हैं। आगे चलते हैं रेशो किसकी, x3 ओवर y3 की। तो x3 क्या है हमारे पास 12, y3 क्या है हमारे पास 140, 6 दूने 12 और 17 दूना 140। ठीक है, 3 2 6 एंड 35 2 70। इसके लिए क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/35। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्या x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 इक्वल टू x3 ओवर y3 आ रही है, नहीं आ रही है, ये वेरी कर रही है। ठीक है, ये क्या वेरी कर रही है। तो यहीं से ही हमको पता चल रहा है कि जब ये वैल्यूज़ जो इसके बीच में सेम नहीं आ रही हैं, x1 ओवर y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 ओवर y2 इज़ नॉट इक्वल टू x3 ओवर y3, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज x1 ओवर y1 is not equal to x2 over y2 is not equal to x3 over y3, so the quantities are not directly proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x ओवर y जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रही है। अगर कांस्टेंट होती तो एक जैसी वैल्यू आती, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ रही है x ओवर y, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, समझ में आया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of बेस। तो उसमें 8 हिस्से बेस मिलाया गया है। आगे वो कहता है इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ base that need to be added। आगे कहता है कि आगे आपको एक टेबल दिया गया है और उसके बीच में कितने हिस्से बेस पड़ेगा वो आपने पता करना है। और टेबल क्या दे के रखा है, कुछ इस तरीके से दे के रखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है। और इस साइड में लिखा है पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस। अगर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को मैं x मान लेता हूँ और पार्ट ऑफ बेस को मैं y मानूँ, तो x1 जो हमको दे के रखा हुआ है वो है एक हिस्सा रेड पिगमेंट, उसमें 8 हिस्से बेस हैं जो कि हमको दे के रखा हुआ है। आगे क्या है, 4 हिस्से रेड पिगमेंट है, उसमें बेस कितना आएगा वो आपने पता करना है। 7 हिस्से रेड पिगमेंट है, उसमें बेस कितना आएगा वो आपने पता करना है। 12 हिस्से रेड पिगमेंट है, उसमें बेस कितना आएगा वो आपने पता करना है। और 20 हिस्से रेड पिगमेंट है, उसमें बेस के कितने हिस्से आएंगे वो आपको पता करना है। तो देखो, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं रेड पिगमेंट और उसमें पड़ने वाला जो बेस है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्योंकि जैसे जैसे आप रेड पिगमेंट का हिस्सा बढ़ाते जाओगे, उसमें मिक्स होने वाला जो बेस है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ए मिक्सचर। ठीक है, पेंट का मिक्सचर ऑब्टेन करने के लिए बेस के पिगमेंट को भी या बेस वाले पिगमेंट के हिस्से को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप रेड पिगमेंट के हिस्से को बढ़ाते हो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ख़ास बात ये होती है कि जितने गुना x क्वांटिटी बढ़ती है उतने ही गुना y क्वांटिटी भी बढ़ती है। अगर x जो है n टाइम बढ़ रहा है, y भी n टाइम बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास x1 1 गुना है तो उसके बीच में जो बेस है 8 गुना या 8 टाइम बढ़ रहा है। अगर मैं x1 को x2 में तब्दील करने के लिए, x2 है क्या? 4। ठीक है, x2 है क्या? 4। x2 को ऑब्टेन करने के लिए अगर मैं x1 को 4 गुना बढ़ा रहा हूँ, 4 गुना बढ़ाऊँगा तभी तो ये 4 आएगा, 4 गुना बढ़ा रहा हूँ,
तो क्या y1 को y2 में तब्दील करने के लिए क्या इसको भी मुझे 4 गुना नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जितने गुना पहले वाली क्वांटिटी या x बढ़ेगा उतने ही गुना y भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 जो है x2 होने के लिए 4 गुना बढ़ रहा है, तो 8 भी यानी कि y1 भी y2 में तब्दील होने के लिए 4 गुना बढ़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर y2? 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 जो कि 32 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 32। उसके बाद आगे देख लो, आगे क्या है हमारे पास? x1 को हम x3 में तब्दील कर रहे हैं, यानी कि 1 गुना से 7 गुना ऑब्टेन करने के लिए मुझे 1 को कितने गुना बढ़ाना पड़ रहा है? 7 टाइम या 7 टाइम या 7 गुना बढ़ाना पड़ रहा है। तो अरे भाई, अगर x जो है वो 7 गुना बढ़ रहा है x3 में तब्दील होने के लिए, तो क्या y1 को भी 7 गुना ही बढ़ाना नहीं पड़ेगा y3 बनाने के लिए? इसका मतलब y3 की क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए? 8 इंटू 7, और 8 इंटू 7 क्या होता है? 56। ठीक है, तो 7 हिस्से अगर आप रेड पेंट डाल रहे हो उसमें आपको 56 हिस्से 20 डालना पड़ेगा। उसके बाद इस साइड में चलते हैं, x4 की तरफ, y4 की तरफ। यहाँ पर हम x1 से x4 बना रहे हैं। 1 गुना था x1, यहाँ पर कितने हो गया? 12 गुना हो गया। x1 को x4 में तब्दील करने के लिए, 1 को 12 में तब्दील करने के लिए कितने गुना बढ़ा रहे हैं? 12 गुना बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम x1 को बढ़ाने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 12 गुना कर रहे हैं उसको, तो क्या y1 को भी y4 बनाने के लिए 12 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y4 क्या आएगा? 8 इंटू 12। ठीक है, 8 इंटू 12 वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 इंटू 12 किसके बराबर होता है? 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9। 8 2 16, 6 लगा, बचेगा 1, 8 1 हुआ 8 1 8 और एक बचा हुआ 9, 96। मतलब 12 गुना अगर आप रेड पिगमेंट को डाल रहे हो तो उसमें आपको 96 गुना, ठीक है, 96 गुना या 96 टाइम बेस को डालना पड़ेगा। वैसे ही x5 को देख लो, x1 जो कि 1 है उसको 20 मतलब x5 में तब्दील करने के लिए कितने गुना बढ़ाना पड़ रहा है? 20 गुना बढ़ाना पड़ रहा है। 1 से 20 बनाने के लिए 20 गुना बढ़ाना पड़ रहा है, तो x5 हमको मिल रहा है। ठीक है, तो y5 क्या होगा? अरे भाई, अगर x को हम 20 टाइम बढ़ा रहे हैं तो क्या y को भी हमको 20 टाइम नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो जाएगा? 8 इंटू 20 160, 160। मतलब अगर 20 हिस्से रेड पिगमेंट डालोगे तो 160 हिस्से उसमें बेस के आपको डालना पड़ेंगे। और